तो आप कहेंगे यार ये दिमाग खराबी कर रहे हैं, पढ़ने का मकसद क्या है? तो मैं चाह रहा हूँ कि जितना कॉन्सेप्ट, जितने काम हमने पढ़ लिए हैं, जितने कॉन्सेप्ट्स, उन सारों को आई वांट टू ब्रिंग देम टुगेदर सो दैट आपको पता चले कि यार इनका रियल टाइम में एक्चुअल यूज केस क्या है, कहाँ हमें ये इस्तेमाल करने पड़ सकते हैं या हमें ये यूज करने पड़ सकते हैं। तो आप में से सारों को बूटस्ट्रैप की हाउ नो है थोड़ी बहुत, है ना? बूटस्ट्रैप की हाउ नो है ना थोड़ी बहुत? तो मैं बूटस्ट्रैप यूज करूंगा डिजाइनिंग के लिए ताकि हमारा टाइम भी बच सके, ठीक है? तो मैंने एक्स्ट्रा सारे कंपोनेंट्स डिलीट कर दिए बेटा, और मैंने यहाँ पे ऐप डॉट जेएसएक्स में आया और ऐप से भी मैंने सारा कुछ यहाँ पे डिलीट कर दिया, और यहाँ से भी मैंने सिर्फ फ्रेगमेंट टैग रहने दिया और अंदर से सारा कुछ क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। मुझे एक बात आप लोग बताएं कि अगर मैं ये कर दूं तो ये क्या है? वेरी नाइस। ये कर दूं तो ये क्या है? अरे के अंदर अरे। ये कर दूं तो क्या है? अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक। तो जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट को तो आप जानते हैं। एक टर्म आपने सुनी होगी, जेसन। सुनिए नहीं सुनी? सुनिए। पता भी है क्या होती है? पता है क्या होती है? नहीं पता? नहीं सुनी? अच्छा चले। मैं अगर लेट सपोज यहाँ पे लिखता हूँ ना, मिसाल के तौर पे नेम अली इज मैरिड टू एज 25। तो ये मेरे पास क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, और ये जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है। ये किसका ऑब्जेक्ट है? ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट को मैंने किस में रैप किया हुआ है? एक अरे में। तो आप इसे कह सकते हैं अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये जो ऑब्जेक्ट है ना एक, ये प्लेन जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है। अगर मैं सिर्फ इसमें एक चेंज कर दूं ना, कि ये जितनी भी की नेम्स हैं इनको मैं डबल कोट्स में डाल दूं या सिंगल कोट्स में डाल दूं, तो अब ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये जेसन ऑब्जेक्ट बन चुके हैं। जेसन स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। जेसन स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। जेसन बताना इसलिए मकसूद है कि इस वक्त नेटवर्क पे जो इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज है ना, एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट, क्लाइंट टू सर्वर, स्पेशली एपीआईज में, सबसे फेमस फॉर्मेट कौन सा है? जेसन फॉर्मेट है। इस फॉर्म में इंफॉर्मेशन क्या होती है? नेटवर्क पे एक्सचेंज होती है। तो जावास्क्रिप्ट के प्लेन ऑब्जेक्ट में और जेसन में बजाहिर सिर्फ यही फर्क है कि जेसन में सारी की सारी कीज किस फॉर्म में होती हैं? स्ट्रिंग की फॉर्म में होती हैं, और जावास्क्रिप्ट में कीज स्ट्रिंग की फॉर्म में होना जरूरी नहीं है। तो जब मैं कहूँ जेसन ऑब्जेक्ट, तो आपको समझ आ जाएगी अब, ये जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट ही है, सिर्फ स्ट्रिंग फॉर्म में। ठीक है? अगर आपको ये कंफ्यूजन है और आपको नहीं पता कि जेसन का ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, तो आप सिंपली क्या करें, यहाँ पे आए, जावा स्क्रिप्ट टू जेसन ऑनलाइन लिखें, और यहाँ पे आपको पता लग जाएगा। यानी कोई भी एक टूल ओपन कर लें, यहाँ पे आप प्लेन जावास्क्रिप्ट दें और इसको कहें जी मुझे इस जावास्क्रिप्ट को कन्वर्ट, ये क्या कह रहा है? पेस्ट जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है। जो ही मैंने जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट दिया, तो इसमें और इसमें फर्क नजर आ रहा है आपको? तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? समझ आ गई बात? तो आप इजीली जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट को जेसन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जेसन ऑब्जेक्ट को, मेक सेंस? कैसे? ये तो हमने ऑनलाइन टूल इस्तेमाल किया है ना। जावास्क्रिप्ट में बिल्ट इन फंक्शंस हैं जिनको इस्तेमाल करके, मिसाल देता हूं मैं, ये प्लेन ऑब्जेक्ट है ना, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है? मैं इसे सेव करता हूं एक वेरिएबल में। तो ये क्या है? जावास्क्रिप्ट, अरे ऑफ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है? इसको मैंने किस में कन्वर्ट करना है? स्ट्रिंग में। तो मेरे पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है। मैं यहां करता हूं लॉग, और लॉग में करता हूं जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। ये एक बिल्ट इन फंक्शन है जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, जिसमें आप कोई भी प्लेन जावास्क्रिप्ट पास करेंगे तो ये आपको क्या देगा? जेसन रिटर्न करेगा। जरा देखिएगा, यहाँ आए और कंसोल लॉग पे जाएं, और यहाँ जाएं, और यहाँ जाएं, और यहाँ जाएं। कैन यू सी दिस?
की और वैल्यू दोनों उसने क्या किया हुआ है। आपको पता है नंबर और बुलियन वो सिंगल या डबल कोट्स में नहीं आते, स्ट्रिंग्स जो है वो राइट साइड पे डबल कोट में आते हैं, लेकिन लेफ्ट साइड पे कीज जो है वो सारी की सारी क्या होंगी, स्ट्रिंग होंगी। तो ये तो कब सीन है कि जब आपके पास एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट हो और आपने उसमें उसे किस में कन्वर्ट करना हो, जेसन में। तो क्या करेंगे, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। अगर आपको उल्टा करना हो कि आपके पास जेसन का ऑब्जेक्ट है, ये जेसन की अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये जेसन है और आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है, दोबारा जावास्क्रिप्ट के प्लेन ऑब्जेक्ट में। तो आप जेसन स्ट्रिंगिफाई के बजाय जेसन पार्स करेंगे। क्या करेंगे, जेसन पार्स। तो अब अगर यहाँ पे वापस आए तो क्या करें आप, समझ आ गया। तो नॉर्मली जो जेसन होता है ना, यहाँ पे सिंगल कोट या डबल कोट नहीं दी जाती, लेकिन जेसन पूरा का पूरा स्ट्रिंग होता है, यानी इसके बाहर, यानी वो सिंगल कोट या डबल कोट में रैप्ड होगा। पूरा का पूरा जेसन सिंगल या डबल कोट में क्या होगा, रैप होगा, यानी वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है। और जावास्क्रिप्ट का प्लेन ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग फॉर्म में नहीं होता। डबल कोट्स के अंदर दोबारा डबल कोट नहीं आ सकते, यानी मैंने बाय डबल कोट दिए तो अंदर भी डबल कोट यूज हो रहे हैं, तो डबल कोट के अंदर डबल कोट नहीं डाल सकते, इसलिए मैंने बाहर वालों को क्या कर दिया, सिंगल कोट दिया। डाल सकते हैं, फिर उसके लिए अलग लांजा संभालना पड़ेगा आपको कि अंदर वाले डबल कोट में एस्केप सीक्वेंस के साथ लिखना पड़ेगा। आई डोंट वांट टू डू दैट, वो मजीद कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इतनी बात याद रख लें कि जेसन ऑब्जेक्ट क्या होता है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। सादा सी डेफिनेशन क्या याद रख लें, जेसन ऑब्जेक्ट क्या होता है, स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। कहानी क्लियर है, ओके। और इस स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन को वापस जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में भी कन्वर्ट किया जा सकता है और जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। किस काम से, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। स्ट्रिंगिफाई का मतलब लफ्ज नाम से देखें, स्ट्रिंगिफाई का मतलब क्या है, या फला चीज को स्ट्रिंगिफाई कर दो। ठीक, चलो गुड। अब मैं जो काम करने जा रहा हूँ वो ये करने जा रहा हूँ कि आप जितनी भी रियल टाइम में कोई वेबसाइट्स देखते हैं, मैं मिसाल देता हूँ, एक वेबसाइट आपके पास है, कोई भी हो सकती है, मैं वैसे एक रैंडम ओपन कर रहा हूँ। एक ये वेबसाइट है दाढ़ी मूछ। तो इस दाढ़ी मूछ पे बेसिकली क्या है कि आपके सारे के सारे प्रोडक्ट्स डिस्प्ले हो रहे हैं। हर प्रोडक्ट का इमेज है, उस प्रोडक्ट की उसका टाइटल है, उसकी मे बी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, उसकी प्राइस है और उसकी रेटिंग है। तो ये पूरी की पूरी वेबसाइट पे सारे के सारे प्रोडक्ट्स क्या हो रहे हैं, डिस्प्ले हो रहे हैं। अब ये बिहाइंड द सीन कैसे होता है, हम ये छोटा सा इस तरह का डिजाइन बनाते हैं और फिर हम क्या करते हैं, हम डेटा को एक ई कॉमर्स का छोटा सा पेज बना के शो करते हैं कि हमारे वो जो प्रॉप्स और स्टेट वाले कॉन्सेप्ट हैं वो कैसे इस्तेमाल हो सकते हैं किसी रियल टाइम प्रोजेक्ट। अग्री, चले हम थोड़ा सा वो बना लें, डिजाइन बना लें पहले, इजाजत दे दो। रिएक्ट में बूटस्ट्रैप कैसे इस्तेमाल करते हैं, देयर आर मेनी डिफरेंट वेज। तो मैं बिल्कुल सादा तरीन तरीका जो है ना बूटस्ट्रैप को रिएक्ट में इस्तेमाल करने का वो बताऊंगा। नहीं करना चाहता, मैं क्या कह रहा हूँ, सादा तरीन तरीका इस्तेमाल करूंगा। क्यों नहीं करना चाहता, वो बिल्ट इन कंपोनेंट्स देगा, बने बनाए कंपोनेंट। तो अभी मैं प्रैक्टिस ही किस चीज की करवा रहा हूँ आपको, प्रॉप्स और स्टेट्स की। तो जब पहले से बने बनाए कंपोनेंट लगाऊंगा तो उसमें तो पहले से उसकी प्रॉप्स भी बिल्ट इन होंगी, तो वो पढ़ाना मेरे लिए वबाले जान होगा, एक अजाब होगा। जब थोड़े से ग्रो कर जाएंगे तो फिर आप खुद इसे यूज कर पाएंगे। तो मैं बेसिकली कोर समझा रहा हूँ कि एक्चुअली उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। फिर आप खुद अपने कंपोनेंट बना लें, रिएक्ट रिएक्ट स्ट्रैप उसे कहते हैं बेसिकली। आप रिएक्ट स्ट्रैप यूज कर लें, जो मर्जी यूज कर लें, बट दूसरों का भी ख्याल रखना ना, मैं बाकी शरीफ लोग भी बैठे हुए, अंडरस्टैंड। तो मैं बाद में यूज करूंगा, मैं भी उस पर स्विच कर जाऊंगा। तो मैं सिंपल तरीन तरीका यूज करता हूँ बेटा, गेट बूटस्ट्रैप। पहली बात यह है कि बूटस्ट्रैप को आप रिएक्ट के साथ इस्तेमाल कैसे करेंगे। आप जब बूटस्ट्रैप नॉर्मल इस्तेमाल करते हैं तो रीड डॉक्स में जाते हैं और क्विक स्टार्ट पे जाते हैं और यहाँ पे आप जाते हैं और आपको कहते हैं जी कि इसमें एक सीएसएस का लिंक होता है और एक बंडलर का लिंक होता है। ये तो इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता है। तो आप ये उठा लें, इसका सीएसएस का लिंक उठाएं और वापस आए अपने रिएक्ट के यहाँ पे और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल जहाँ पे आपको नजर आ रहा है ना, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी सारी रिएक्ट की ऐप इधर ही रेंडर होती है ना, रूट में।
तो इस index.html के हेड टैग में CSS लगा दे। लगा दी? ये देख रहे हैं ना, bootstrap.min.css। इसके फुटर में जाके ये आप स्क्रिप्ट टैग लगा दें। बस आपकी बूटस्ट्रैप ऐड हो गई है विद दीज टू स्टेप्स। ठीक, अब क्या सबूत है? आप सिंपली लिखें बटन और कोई भी बूटस्ट्रैप की क्लास दे दें। अच्छा, एक और चीज, मैंने JSX के ना कुछ रूल्स बताए थे आपको कि JSX नॉर्मल HTML नहीं है, कि यहाँ अनपेयर्ड टैग नहीं हो सकता, अनक्लोज्ड टैग नहीं हो सकता, यहाँ पे हाँ, वो भी बताए नहीं, वो भी बताने लगे, यानी कुछ रूल्स बताए थे कि XML स्ट्रिक्ट है। तो इसीलिए जब आप अक्सर नॉर्मली CSS की क्लास बनाने के लिए ना ये देते हैं, क्लास देते हैं। मैं मिसाल के देता हूँ, जो BTN प्राइमरी, ठीक। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरी बूटस्ट्रैप अटैच हुई या नहीं हुई, तो उसने प्राइमरी उठा लिया, इसका मतलब बूटस्ट्रैप सक्सेसफुली लग गई। लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे तो एक मसला आएगा, इंस्पेक्ट करें, कंसोल करें, तो ये कह रहा है जी कि इनवैलिड डॉम प्रॉपर्टी क्लास, और साथ में सजेशन भी दे रहा है, डिड यू मीन क्लास नेम। वो कह रहा है जी कि ये जो क्लास की प्रॉपर्टी है ना, ये इनवैलिड है। हालांकि HTML में तो हम देते आए हैं, तो आपको पता है कि यहाँ भी HTML नहीं है, ये क्या है, JSX है। तो याद रखिएगा, JSX में जब भी हमें CSS की क्लास के लिए क्लास का कीवर्ड यूज करना है, तो वी कैन नॉट डू दैट, उसकी जगह हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हमेशा क्लास नेम। अब मैं ये करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, दैट इज गॉन। तो आपने हमेशा क्लास की जगह क्या करना है। इस तरह बहुत सारे और कीवर्ड्स हैं जो हम JSX में इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो जो आएंगे साथ साथ बताऊंगा। फिलहाल आप इतना याद रखें, क्लास नहीं यूज कर सकते, बल्कि क्लास नेम यूज करते हैं। मेक सेंस? अब मैं जरा छोटा सा एक पेज बनाता हूँ, और उस पेज को मैं इस तरह का डिजाइन करने की कोशिश करता हूँ जिसमें प्रोडक्ट लिस्ट हो, ठीक है। सो मैं बूटस्ट्रैप पे जाऊंगा, यहाँ से सबसे पहले मैं नेवबार कॉपी करूंगा, और नेवबार में आई विल बी स्ट्रेट अवे गोइंग टू दिस, एंड आई विल बी कॉपिंग इट टू दिस। कंट्रोल A, कंट्रोल K, कंट्रोल F, ये कोड फॉर्मेटिंग के लिए होता है, कि जो डिव्स आगे पीछे हो जाती है ना, तो ये कंट्रोल A, कंट्रोल K, कंट्रोल F, प्रॉपर सारा कुछ क्या हो जाता है, फॉर्मेट हो जाता है। फॉर्मेट का मतलब सीधा हो जाता है। अब ये कुछ एरर दे रहा है, तो एरर क्यों दे रहा है, कि मैंने HTML का कोड कॉपी किया है। तो HTML, ये तो HTML नहीं, ये तो JSX है, तो इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, कोई भी अनपेयर टैग नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे हॉवर करूँ ना, तो हो सकता है मुझे रेलेवेंट सजेशन भी दे दे। अभी नहीं दे रहा, खफा है किसी बात पे। बहरहाल नीचे आए थोड़ा सा, तो ये देख रहे हैं आप, HR पे एरर है। आप अगर HR का टैग देखें, तो ये HR का टैग कहीं क्लोज नहीं हो रहा, इस वजह से एरर है। तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, सिर्फ क्लोजिंग टैग लगा दें, ये एरर खत्म। दूसरा एरर क्या देखें, इनपुट, तो इनपुट HTML में तो अनपेयर टैग चल जाता है, अनक्लोज, ये टैग कहीं क्लोज नहीं हो रहा। आप इसको भी क्या कर दें, ये कर दें। मेक सेंस? अभी भी एरर आ रहा है, वो खत्म हो गया, बस समझिए बात। अब आप वापस जाएं, इधर जाएं, तो आपका रिफ्रेश करें, कंसोल पे कोई एरर नहीं, हाँ एरर है। और ये एरर क्या है, वही एरर है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, इनवैलिड डॉम प्रॉपर्टी क्लास, डिड यू मीन क्लास नेम। तो इसका मतलब है कि बूटस्ट्रैप तो हर जगह क्लासेस यूज करता है, क्लास 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 क्लास। कौन इतना वेला बैठा हुआ है कि इतनी सारी क्लासेस, क्लास को क्लास नेम में चेंज करे। तो इसके लिए हल है, कंट्रोल F करें, इसको एक्सपेंड करें, फाइंड करें, जहां जहां क्लास इक्वल्स टू है ना, उसको रिप्लेस कर दे किससे, क्लास नेम इक्वल्स टू सा। 23 अकरेंसेज है, फाइंड एंड रिप्लेस ऑल पे क्लिक करें, सारी रिप्लेस हो जाएगी, वो वार्निंग चली जाएगी। ठीक, तो इसका मतलब है आपका ये मेन्यू बन चुका है, ये वाला मेन्यू, सपोज करें ये वाला मेन्यू है। अभी हम मेन्यू के डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो हम इसमें से, हमें सर्च का फॉर्म नहीं चाहिए, तो आप इसको डाल से डिलीट कर दें, और इसमें से UL को उठा के आप कॉपी पेस्ट कर लें। इसमें हमें ड्रॉप डाउन मेन्यू भी नहीं चाहिए, तो इसको भी डिलीट कर दें। इसमें हमें दो मेन्यूज चाहिए, राइट और लेफ्ट साइड पे, तो इसको लेके, ये सारी कहानियां आपको, मुझे उम्मीद है कि पता होंगी। इसको MS ऑटो कर दें, तो ये बड़ा खूबसूरत सा मेन्यू यूं करके बन जाएगा।
ठीक है जी। मेन्यू नहीं बनाना था हमने, हमने तो ये कार्ड रेंडर करना है ताकि ये प्रोडक्ट्स और इसका में हम इसके बाद क्या करेंगे, इस मेन्यू जहाँ नेप बार जहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ पे हम करेंगे कुछ इस तरह के कार्ड्स। आपको पता है बूटस्ट्रैप में कार्ड का एक कंपोनेंट है, ऐसे ही है, ऐसे ही है ना? तो अगर आप इस कार्ड को यहाँ से उठा लें और यहाँ पे आके पेस्ट कर दें, तो इसमें भी एरर्स। ये आपके सामने इसलिए कर रहा हूँ कि ये वही काम मैं चाहता तो रिएक्ट स्टेप कर लेता, लेकिन ये ना ये रूल्स पता लगते, ना ये एरर्स आते, ना उनको पता होता कभी जिंदगी में कि जेएसएक्स नाम की कोई वैलिडेशन नाम की कोई कुछ चीज है, कोई पाबंदी भी है। तो अब इसमें क्या शिकायत है? इमेज, और इमेज में क्या शिकायत है? टैग क्लोज नहीं हो रहा। क्लोज कर दें, डन। अब इसमें एरर आएगा, मैं यहाँ पे अगर आऊँ, यहाँ पे आऊँ, रिफ्रेश करूँ तो सब कुछ गायब हो गया। वो एरर मैं कंसोल पे जाके देखूं तो मुझे एक बड़ा अजीब सा एरर आएगा। नहीं, क्लासेस के एरर की वजह से क्लासेस की वार्निंग होती है, लेकिन ये सब कुछ गायब तो नहीं करती क्लासेस। तो इसने मुझे एक एरर दिया, और वो एरर इसलिए बता रहा हूँ कि ये बड़े यूजफुल होते हैं, फ्यूचर में आपको हेल्प करेंगे। ये मुझे कह रहा है जी कि डॉम इनवैलिड प्रॉपर्टी क्लास, पहला तो यही है, लेकिन याद रखिएगा ये वार्निंग है। वार्निंग कभी भी आपकी एप्लीकेशन को ब्रेक नहीं करती। वार्निंग कभी भी आपकी एप्लीकेशन को ब्रेक, एरर ब्रेक करता है। ये सेकंड क्या है? एरर है। तो यहाँ ये क्या है? तो आपकी जो एप्लीकेशन ब्रेक हो रही है वो किस वजह से हो रही है? एरर की वजह से, वार्निंग की वजह से नहीं। तो खैर, इसको भी फिक्स तो करना ही है, तो कर लेते हैं पहले वार्निंग को फिक्स। क्या करूंगा, दोबारा यहाँ पे जाऊंगा, इसको एक्सपेंड करूंगा, जितनी भी क्लासेस हैं 6 अकरेंसेस मिली हैं, आप 6 की 6 को रिप्लेस कर दें, पहली वार्निंग होगी खत्म। अब ये एरर एक रह गया, और ये कह रहा है जी कि अगर आप नीचे थोड़ा सा डिटेल से पढ़ें तो कह रहा है द स्टाइल प्रॉप एक्सपेक्ट्स अ मैपिंग फ्रॉम द स्टाइल। आप याद रखें हमेशा कि आप इनलाइन स्टाइलिंग सीएसएस वाली यहाँ पे ऐसे हरगिज नहीं दे सकते। तो बूटस्ट्रैप के कार्ड में हमेशा क्या आता है? इनलाइन स्टाइल विड्थ उसकी दी होती है उसने। तो मैं इस स्टाइल को अगर खत्म कर दूं ना, तो मेरा एरर खत्म हो जाएगा, गॉन। लेकिन अब मसला ये कि ये कार्ड पूरी स्क्रीन पे फैल गया, मुझे ये कार्ड क्या किधर चाहिए? एक लाइन में 4 कार्ड या 5 कार्ड चाहिए। तो आपको पता है कि आप क्या कर रहे होते हैं, उसके लिए आप क्या करते हैं? रोज और कॉलम यूज करते हैं ना, ठीक है? तो मैं यहाँ पे रोज और कॉलम यूज कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ जी कि रो, और मैं चाहता हूँ कि रो में कॉल एमडी 3, 3 कर लें, 4 कर लें, और इस पूरे के पूरे कार्ड को उठा के यहाँ डाल दें। मेक सेंस? अब इस कार्ड के अंदर आपको कितने चाहिए? 2 3 4, जितने भी चाहिए, फिर आप 5 6 7, ठीक। हर कार्ड को बॉटम से थोड़ी सी स्पेस दे दे ताकि नीचे वाला कार्ड क्या हो जाए, थोड़ा सा नीचे शो हो जाए। सो लेट मी डू दैट अगेन। एक कार्ड है ना, आपको पता है यूटिलिटी क्लासेस होती हैं MB4, तो इस रो को MT4, जस्ट ताकि ये टॉप से भी ये थोड़ा सा जुड़ा ना रहे। अब मैं इस कॉलम को दोबारा से कॉपी पेस्ट करूंगा, बार बार कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। लुक्स फाइन नाउ। अच्छा, इसमें कोई इमेज भी ऐड कर सकते हैं हम, लेकिन अभी थोड़ी देर में ऐड करते हैं। तो ये मेरा बेसिक सा डिजाइन हो गया है इसका, बूटस्ट्रैप का। तो इसमें अभी तक तो रिएक्ट का टच भी नहीं आया, ठीक है? तो अभी हम टच देते हैं इसको। हम्म, हाँ, सिवाय क्लास नेम के बाकी तो कोई टच नहीं है। अब नॉर्मली ये देखें कि किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट में हजारों किस्म के प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक? तो क्या हर प्रोडक्ट जब नया यूजर ऐड करता है तो वो जाके कोड में चेंज करता है? ये कोड अपडेट कर दो, एक और कार्ड कॉपी करके पेस्ट कर दो। अभी तक जो आप फ्रंट एंड पढ़ते रहे हैं उसमें तो यही काम करते रहे, ठीक। अब हमें इन कार्ड्स को क्या करना है? डायनामिकली रेंडर करना है। क्या करना है? डायनामिकली रेंडर करना है। तो वो डायनामिकली कैसे रेंडर करेंगे? मिसाल के तौर पे मुझे क्या क्या चीज चाहिए? अगर आप इस ई कॉमर्स की वेबसाइट की मिसाल ले लें तो मुझे एक इमेज चाहिए, प्रोडक्ट का टाइटल चाहिए, उसकी प्राइस चाहिए, और डिस्काउंटेड प्राइस चाहिए, और रेटिंग चाहिए। कितनी चीजें चाहिए? 1 2 3 4 और
रेटिंग 5। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ डेटा बना लूंगा, मैं यहाँ पे एक स्टेट बना लूंगा और उस स्टेट को क्या बोलूंगा, कॉन्स्ट, ये सारे के सारे क्या है, प्रोडक्ट्स है ना, प्रोडक्ट्स सेट प्रोडक्ट्स। मैं कहता हूँ जी कि ये प्रोडक्ट्स की लिस्ट होगी। प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन सूटेबल है कि क्योंकि ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो हम क्या कर लें, उसका एक ऑब्जेक्ट बना लें। तो मैं कह देता हूँ जी कि प्रोजेक्ट का टाइटल, अल्लाह अकबर, मैं कहता हूँ जी इस प्रोडक्ट का टाइटल कॉपी कर लें, फिर इस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लें, जस्ट डमी सा ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के बाद उसकी प्राइस ले लें 3000, उसके बाद इसकी डिस्काउंटेड प्राइस ले लें, ये जरूरी नहीं है, जस्ट मैं, और उसके बाद इस प्रोडक्ट का स्टॉक ले लें, कितनी स्टॉक अवेलेबल है 14, और इसकी रेटिंग ले लें, कितनी है, 4 है, 3 है, 5 है, वॉट एवर है, ठीक। और हो सकता है इसका मैक्सिमम इमेज भी हमें चाहिए हो। अब ये डेटा, ये एक ऑब्जेक्ट तो नहीं होगा, ऑब्वियसली मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होते हैं ई कॉमर्स की वेबसाइट पे। तो मैंने इनिशियली स्टेट में क्या डाल दिया, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स डाल दिए, जस्ट एक और डाल देते हैं ताकि हमें इट सर्व्स आवर पर्पस, क्योंकि हमने इसे मल्टीपल टाइम यूज करना है आगे चल के। तो यहाँ पे इस प्रोडक्ट, अगले प्रोडक्ट का टाइटल ये होगा, जालम ये क्या कर दिया था, ठीक। इसकी प्राइस या इसकी डिस्क्रिप्शन होगी ये, इसकी कीमत है जी 2149, और डिस्काउंटेड प्राइस है इसकी फॉर एग्जांपल 1800, स्टॉक 14, रेटिंग 4। तो ये दो प्रोडक्ट्स हो गए मेरे पास, ठीक है। अब मेरे पास डेटा भी प्रिपेयर हो गया और यूआई भी प्रिपेयर हो गया। अब मैंने क्या करना है, डेटा को यूआई पे मैप करना है, इस डेटा को यूआई पे क्या करना है, मैप करना है। तो ये डेटा किस फॉर्म में पड़ा हुआ है, अरे की फॉर्म में पड़ा हुआ है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे जाते हैं और हम ये चाहते हैं कि, जी जी, रिएक्ट में यूज स्टेट के अलावा तरीका क्या है वेरिएबल में डेटा सेव करने का, आप बता दें। रिएक्ट में और कोई तरीका ही नहीं है। अच्छा मेरे, नहीं नहीं, अपडेट हो सकता है, मैं इसका जवाब नहीं देना चाह रहा, ये अपडेट होगा। लेकिन अगर आप यूज केस में, चले ये कंसेप्ट भी साथ ही क्लियर कर लें, लेकिन आप अगर कभी लगे कि आपने डाटा को अपडेट नहीं करना, तो आप यूज स्टेट से सिर्फ एक चीज ले लें, वेरिएबल, दूसरी को डिक्लेयर ही ना करें, अगर आपको ये चीज ज्यादा तंग कर रही है तो। वैसे तंग करना नहीं चाहिए इसको, ठीक है, ठीक है। अगर कोई और तरीका मुझे बता दें तो मैं वो कर लेता हूँ, लेकिन रिएक्ट में बेसिकली मैंने आपको क्या कहा था, ऑलवेज डिक्लेयर अ वेरिएबल यूजिंग अ यूज स्टेट, अदरवाइज तो आप वनीला जेएस यूज कर रहे हैं, रिएक्ट तो यूज ही नहीं कर रहे, क्लियर है। तो मेरे पास डेटा अलग से प्रिपेयर हो गया और यूआई
अलग से प्रिपेयर हो रही है। अब मैं इस डेटा को उस यूआई पे डिस्प्ले करूंगा डायनामिकली। क्यों डायनामिकली का, और डायनामिकली का मतलब क्या होता है, जरा ये देखिएगा। मेरे पास इस वक्त कितने कार्ड्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर 8वां कार्ड डालना होगा तो मुझे जाके हार्ड कोड करना पड़ेगा यूआई में कोड। ऐसे ही है? मैं ये नहीं करना चाहता, क्योंकि जाहिर है रियल टाइम पे क्या होता है, बैकएंड से एडमिन कोई प्रोडक्ट अपलोड करता है तो वो प्रोडक्ट यहाँ लाइव रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो फिर मैं क्या करूंगा, इस स्नैप बार को मैं यहाँ से हटा दूं और मैंने जितने भी कार्ड्स बनाए हैं उन सारों को रिमूव कर दूं सिवाय एक के। एक रो है और उसके अंदर एक कार्ड है। अब मुझे बताएं कि मेरे पास जो डेटा पड़ा हुआ है वो क्या है? प्रोडक्ट्स। और ये पूरी की पूरी अरे है ना, ऐसे ही है। तो मैंने कहा जी प्रोडक्ट्स की अरे पे मैप का फंक्शन लग सकता है? लग सकता है। मैप का फंक्शन एक कॉल बैक फंक्शन लेता है या नहीं लेता? और मैप के फंक्शन के आगे जो चीज रिटर्न करवानी हो यही लिख देना। एक ही है ना, ये देखें, ये पूरी एक ही है। तो मैं कहता हूं कि ये मैप अरे में मौजूद हर आइटम के लिए ये चीज मुझे रिटर्न करे। क्या चीज रिटर्न करे? पूरा कार्ड रिटर्न करे। मैप क्या करता है, प्रोडक्ट्स की अरे में जाता है, एक प्रोडक्ट पकड़ेगा और उसे कहां अवेलेबल कर देगा? यहां अंदर। मैं उसे प्रोडक्ट से रिप्रेजेंट करता हूं, ये है प्रोडक्ट्स प्लूरल और ये है प्रोडक्ट सिंगुलर। मैप, ये नाम तो वेरिएबल पे कुछ भी दे सकते हैं आप। मैप हर आइटरेशन में प्रोडक्ट्स की अरे में जाएगा, एक ऑब्जेक्ट उठाएगा, इस प्रोडक्ट में अवेलेबल कर देगा और रिटर्न ये पूरा का पूरा जेएसएक्स हो जाएगा। दूसरी आइटरेशन में जाएगा, प्रोडक्ट्स की अरे में दूसरा प्रोडक्ट उठाएगा, वो इसमें थ्रो करेगा और ये पूरा का पूरा जेएसएक्स एज इट इज रिटर्न हो जाएगा। ठीक है? अब आप यहां पे देखें, जितने मेरे डेटा आइटम्स होंगे उतने कार्ड ड्रा हो जाएंगे। अब आपको जब भी ये नया प्रोडक्ट रेंडर करना है तो दोबारा कोड को चेंज नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ क्या अपडेट करना पड़ेगा? डेटा अपडेट करना पड़ेगा। ये बात समझ आ गई है? लेकिन अभी तो इसका यूजफुल, ये तो यूजफुल ही नहीं है अभी। क्यों? कि दोनों कार्ड का टाइटल भी सेम है, दोनों कार्ड की डिस्क्रिप्शन भी सेम है, सारा कुछ। तो अंदर डेटा भी तो डिफरेंट होना है ना हर कार्ड का। तो इस काम के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो प्रोडक्ट है ना, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। तो अगर मैं यहाँ टाइटल में आऊं और इसमें मैं लिखूं प्रोडक्ट डॉट टाइटल, लिख सकता हूँ या नहीं? क्योंकि प्रोडक्ट पूरा ऑब्जेक्ट है जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टाइटल पहली दफा ये टाइटल उठाएगा, दूसरी दफा दूसरा टाइटल उठाएगा। कैन यू सी दिस? ब्यूटीफुल। मजा नहीं आया? आप उछले नहीं है सीट से। नेम बड़े छोटे को छोड़े, वो कर लेंगे, छोटा एडजस्ट कर लेंगे। अब डिस्क्रिप्शन भी एक की बड़ी एक की छोटी है। यही तो यही तो प्रॉब्लम है ना जो खुद क्रिएट कर रहा हूँ जान के, ताकि आपको इनको सोल्यूशन बताऊंगा, ये प्रॉब्लम्स आ सकती है। समझ आई बात? तो जैसे मौलाना साहब कहते हैं ना, सुभान अल्लाह ऊंची आवाज से नहीं आया, तो इसका मतलब समझ नहीं आया। ठीक है, खैर। तो इसके बाद मैं अगेन यहाँ पे जाके इसकी डिस्क्रिप्शन लिख सकता हूँ, प्रोडक्ट डॉट डी एस सी, विच इज दिस वन। नाइस। फिर भी कोई नहीं उछले दूसरी। अच्छा, उसके बाद मुझे प्राइस प्रिंट करानी है। तो मैं यहाँ इसके नीचे गो समवेयर की जगह मैं यहाँ पे एक H5 या H4 दे देता हूँ और यहाँ पे कहता हूँ जी PKR, और प्राइस की जगह प्रोडक्ट डॉट प्राइस। ठीक। अब साथ में डिस्काउंटेड प्राइस भी है। कैन यू सी दिस? इस पे स्ट्राइक थ्रू हुआ है। तो मैं यहाँ पे एक और
H5 लिखता हूँ और प्रोडक्ट डॉट डिस्काउंटेड प्राइस लिख देता हूँ। तो नीचे वाली डिस्काउंटेड है, ऊपर वाली तो एक्चुअल वाली थोड़ी सी ग्रे भी है और स्ट्राइक थ्रू भी है। सीएसएस में कौन सी प्रॉपर्टी है जिससे मैं इस टेक्स्ट के ऊपर स्ट्राइक थ्रू लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ? अल्लाह अकबर। टेक्स्ट डेकोरेशन। अच्छा, देख लेते हैं। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि जब डिस्काउंटेड प्राइस अवेलेबल होगी तो ओरिजिनल प्राइस क्या होगी? कट होगी। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं पहले, अच्छा मैंने कहा इनलाइन स्टाइल नॉर्मली नहीं दे सकते आप, यहाँ पे पहले देखा था ना एरर है। तो अगर इनलाइन स्टाइल रिएक्ट में देना पड़ जाए तो कैसे देते हैं? ऐसे, स्टाइल इक्वल्स टू करली ब्रैकेट्स और फिर इसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट। सीएसएस का स्टाइल इनलाइन देना हो तो किस फॉर्म में देते हैं? ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। तो इसमें मैं कहता हूं जी कि मिसाल के तौर पे टेक्स्ट डेकोरेशन और इसकी वैल्यू है, स्ट्राइक थ्रू होती है मेरे ख्याल में, लाइन थ्रू, स्ट्राइक थ्रू, लाइन थ्रू, सॉरी लाइन थ्रू, लाइन थ्रू, लाइन, THROUGH, लाइन थ्रू। तो लाइन के बाद डैश। लाइन थ्रू डैश, दैट्स ग्रेट। ठीक, लेकिन और इसका कलर भी क्या होना है? ग्रे होना है। तो मैं यहां पे क्या कर दूं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, ये बात याद रखिएगा बेटा, ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट में ऐसे ही देते हैं ना, एक प्रॉपर्टी पूरी हो जाती है तो कॉमा के बाद दूसरी प्रॉपर्टी स्टार्ट होती है। रिएक्ट के अंदर इनलाइन स्टाइलिंग अगर आपने देनी है तो वो आप कैसे दे सकते हैं? इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। बात समझ आ गई? चलें, ये भी आ गया। अब ये स्ट्राइक थ्रू हो गया। लेकिन अगर, जाहिर है किसी प्रोडक्ट पे डिस्काउंट होगा, किसी पे नहीं होगा, तो जिस प्रोडक्ट का डिस्काउंट नहीं होगा उसकी ये डिस्काउंटेड प्रॉपर्टी ही नहीं होगी। ऐसे ही है ना? तो उस पे फिर ये भी पीकेआर भी नहीं होना चाहिए क्योंकि इसका डिस्काउंट है। अच्छा, फिर अगर डिस्काउंट नहीं है तो फिर ये स्ट्राइक थ्रू तो नहीं होना चाहिए, फिर ये एक्टिव हो जाना चाहिए। ये टास्क है आपके लिए, आपने करना है। कंडीशनल रेंडरिंग पता ना आपको? परेशान हो गए टास्क का नाम सुन के, तो इनके ना आवाज बाख्ता हो गए हैं, जैसे पता नहीं मैंने क्या जुल्म कर दिया इनके ऊपर। नेचर ये है कि अगर किसी प्रोडक्ट की डिस्काउंट की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करे तो इसका मतलब है इस पे डिस्काउंट अवेलेबल है। तो अगर डिस्काउंटेड वैल्यू अवेलेबल है तो ये स्ट्राइक थ्रू हटना चाहिए और इसका कलर नॉर्मल रहना चाहिए और पीकेआर भी नहीं होना चाहिए। उल्टा तो नहीं बोल गया? उल्टा बोल गया हूं ना? कि अगर इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे डिस्काउंट प्रॉपर्टी नहीं, डिस्काउंटेड की वैल्यू नहीं है, तो ये लाइन थ्रू भी नहीं होना चाहिए, ये एक्टिव भी होना चाहिए और ये पीकेआर भी नहीं होना चाहिए। और अगर डिस्काउंटेड प्रॉपर्टी है तो फिर नॉर्मली शो करना चाहिए। टास्क की नेचर समझ आ गई? हो भी जाएगा सर, हो जाएगा। अच्छा सर, समझ आ गया टास्क करना क्या? ओके, ग्रेट। तो मैं ये सपोज करता हूँ कि ये दोनों में अवेलेबल है। अब यहां देखें, ये कुछ में रेटिंग डिस्प्ले हो रही है, कुछ में रेटिंग डिस्प्ले नहीं हो रही। अल्लाह इसका भला करे, अब ये सारों की डिस्प्ले कर रहा है। जो पहले खोला था उसमें कुछ की रेटिंग थी, कुछ की नहीं थी। अल्लाह भला करे इसका। तो ऐसा हो सकता है कि किसी प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी, किसी प्रोडक्ट की रेटिंग है ही नहीं, अभी कस्टमर ने दी नहीं है। भला हो इसका, अब सारे स्टार दे रहा है। खैर चले। तो अगर तो रेटिंग हो तो रेटिंग शो करे, ना हो तो रेटिंग शो ही ना करे। मैं करूंगा तो फिर तो जाहिर है तुम सारा कुछ कर लेना। बात समझ आ गई आपको? टास्क की समझ आ गई है? और ये भी समझ आ गया कि हम प्रोडक्ट को रेंडर कैसे करते हैं। कि देखें, हो सकता है कि किसी प्रोडक्ट की रेटिंग हो ही ना, अभी कस्टमर ने दी ना हो, तो ये स्टार भी तब शो हो जब रेटिंग एग्जिस्ट करे। जब रेटिंग एग्जिस्ट ना करे तो स्टार भी शो। आप अभी स्टार आइकन वगैरह ऐड करने में ना पड़ जाइएगा, आप स्टार की जगह ये स्टार एक डाल दीजिएगा।
1 2 3 4 5, थिंक ऑफ देम एज स्टार। ठीक है, वो स्टेरिक काउंटिंग और रेटिंग वो सारा कुछ मैं बताऊंगा आपको। यहां तक समझ आ गया? आखिरी बात बता के फिनिश करता हूं। अब देखिए मेरे पास कितने प्रोडक्ट्स थे? 2। अगर मैं 2 को 3 कर दूं तो मुझे कोड लेवल पे जाके चेंज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जी जी बोले। मैं अगला टास्क भी उत्तर दे दूं फिर? सबर कर जाओ ना, सबर। ये इनका पॉइंट एब्सोल्युटली वैलिड है कि अगर एक की डिस्क्रिप्शन इतनी लंबी हो, दूसरे की इतनी छोटी हो, तो फिर ई कॉमर्स की जगह बकरा मंडी बन जाएगी। ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, बकरा मंडी तो नहीं बनानी। तो हमें कोई ऐसी लॉजिक लिखनी है कि आप टेक्स्ट शॉर्ट हो या छोटा हो, आप 3 लाइंस ऑफ टेक्स्ट लिखें और 3 लाइन के बाद एलिप्सिस डाल दें कि मतलब या सी मोर या रीड मोर का बटन डाल दें। ए पुत्र थोड़ा जा एडवांस है, सबर कर जा। ए भी देना तो सही नहीं टास्क है। मैं समझ नहीं आ रही, सॉरी। वो मैं खुद ही कराऊंगा, लेकिन ज़ाहिर है वो सारी चीजों को बैक वक्त एक ही वक्त में ला जाने खोलना चाहता ना, इसलिए मैंने आपको होल्ड करा दिया। आई एम सॉरी, मैं इसको आई एड्रेस इट। ठीक है, तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, आपके जहनों को कुरेदूं और उसमें से सवाल निकालूं। वो जो पंगे और शरारतें आपके जहनों में बैठी हुई ना, वो निकले। सर ये नहीं होना चाहिए, जो मैं सोच रहा हूँ ये होना चाहिए। वो ये क्यूरियोसिटी आएगी तो लर्निंग ज्यादा होगी। अभी इसमें और भी बहुत सारे फ्लॉज हैं जो आप देख नहीं रहे। ये तो 2 आपने हाईलाइट किए। ठीक है ना? तो वो फ्लॉज आपने नोट भी करने हैं साथ साथ, फिर अगली क्लास में आके पूछने भी है कि सर ये क्यों है, ये क्यों है, ये क्यों है, ये क्यों। तो अगर मैं अब यहां से डेटा बढ़ा दूं और बढ़ा दूं, तो जितना डेटा बढ़ाते रहेंगे, ये देखें ना, ये वही खराबी है, वो जो बकरा मंडी बन रही है। दैट्स बिकॉज ऑफ या तो सीएसएस से सारों की हाइट फिक्स कर लें, लेकिन वो हल नहीं है। अगर हाइट फिक्स करेंगे तो ये इसकी इतनी सारी स्पेस खाली रह जाएगी। वो रीड मोर वाला बटन ज्यादा सूटेबल है। आखिरी बात आज की ये बतानी है कि ये सारा काम मैंने किया क्यों है, पता है आपको? प्रॉप्स स्टेट का तो कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया ना, प्रॉप्स को इफेक्टिवली बताने के लिए। तो आप देखें कि ये जो है ना मैप, जो चीज रिटर्न कर रहा है, ये कोई बहुत बड़ा हो सकता है, कंपोनेंट भी हो सकता है। तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं, बल्कि एक काम करते हैं, इस ये जो काम है ना इसको ब्रेक करने वाला, अब मुझे क्या करना है, इस एप्लीकेशन को ब्रेक करना है टू मल्टीपल सब कंपोनेंट्स या और फिर उन सब कंपोनेंट्स में प्रॉप्स पास करनी है, यानी जो कल कॉन्सेप्ट पढ़ा है और आज रिवाइज किया है उसको। लेकिन आज चूंकि मेरे ख्याल में ये भी ज्यादा हो चुकी है थोड़ी सी, तो इसको मैं यहीं स्टॉप करता हूँ, टाइम भी हमारा खत्म हो चुका है। तो कल मैं इसी चीज को क्या करूंगा, स्प्लिट करूंगा, ब्रेक करूंगा। अभी तक सारा काम मैं क्या कर रहा हूँ, एक कंपोनेंट में कर रहा हूँ, और ये एक कंपोनेंट कितनी लाइंस पे जा चुका है, 107। कोशिश करें कि रिएक्ट का कंपोनेंट शुड नॉट ग्रो लॉन्गर, कंपोनेंट की लेंथ छोटी होनी चाहिए। तो अभी तो मैंने इसे पूरा ही नहीं किया, तो 107 लाइन पे चला गया है। तो मैं क्या करूंगा, इस मेन कंपोनेंट को सब कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दूंगा और फिर उसमें प्रॉप पास करके दिखाऊंगा कि प्रॉप का एक्चुअल यूज किसकी है। यहां तक किसी का सवाल है तो बता दें, क्योंकि मैं एहतियात इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ कुछ लोग ऐसे